पिछले वीडियो में हमने लाभ अधिकतमीकरण प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना सीखा। हमारे पास एक इनपुट था और एक आउटपुट था। हम प्रोडक्शन प्रोसेस को, उत्पाद फलन को y इज इक्वल टू fx के द्वारा दर्शाए। एक यूनिट इनपुट का प्राइस w रखा, एक यूनिट आउटपुट का प्राइस p रखा, और हमने ये एज्यूम किया कि जो उत्पादन कर रहा है, जो फर्म है, वो P और W को कंट्रोल नहीं कर रहा है। मार्केट से कुछ खरीदता है ये इनपुट और उसको आउटपुट में बदल करके एक दूसरे मार्केट में प्राइस P पे एक यूनिट आउटपुट को बेच देता है। और हमने देखा कि हमारे पास एक कंडीशन मिलता है, जहां पे एक कंडीशन मिलता है लाभ अधिकतमीकरण को बताने के लिए, और वो कंडीशन है डेल्टा y बाई डेल्टा x, जो कि हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर है। चूंकि एक ही इनपुट है तो हमें ये कहने का जरूरत नहीं है कि मार्जिनल प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनपुट है या सेकेंड इनपुट है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ W बाई P के बराबर हो, वहां पे हमें लाभ अधिकतमीकरण मिलता है। अब एक बात ध्यान देने योग्य है और इस पे हम आएंगे कि हर जगह जहां डेल्टा y बाई डेल्टा x W बाई P हो, कोई जरूरी नहीं है कि वहां हमारा लाभ अधिकतमीकरण हो रहा हो। सो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। तो हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है जो कि इस तरह से, हमने पिछली बार प्रोडक्शन फंक्शन में एज्यूम किया था कि जैसे जैसे x बढ़ता है हमारा y बढ़ता है, और हमारा जो y x के बढ़ने से हमारे y के बढ़ने के दर में हमेशा कमी आते रहती है। तो x के साथ y घटते हुए दर से बढ़ता है, ये हमने एज्यूम किया था। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो। तो एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं जहां पे x के बढ़ने से y तो बढ़ रहा है, बट कोई जरूरी नहीं है कि x के बढ़ने से डेल्टा y घटते हुए दर से बढ़ रहा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आइए एक हम लोग ये ले लें प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि हमें ऐसा मिल रहा है ना। देखेंगे कि यहाँ पे एक जोन है जहां पे इस जोन में उत्पादन जो है बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, और इस जोन में उत्पादन, यहाँ इसको कह सकते हैं जोन 1, यहाँ जोन 2। जोन 1 में उत्पादन जो है सो बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, और जोन 2 में उत्पादन जो है घटती हुई दर से बढ़ रहा है। अब हम अपने फॉर्मूलेशन को यूज करें, हम आइसो प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करें। तो हमें आइसो प्रॉफिट लाइन कहिए कि एक आइसो प्रॉफिट लाइन हमें यहाँ पे ऐसा मिल रहा है। एक आइसो प्रॉफिट लाइन हमें हो सकता है यहाँ पे ऐसा मिले, दोनों पैरेलल हों, और भी बहुत सारे आइसो प्रॉफिट लाइन होंगे, बहुत सारे आइसो प्रॉफिट लाइन होंगे। तो हम देखेंगे कि आइसो प्रॉफिट लाइन, ये जो उत्पादन वक्र है, प्रोडक्शन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो इस बिंदु पे एज वेल एज इस बिंदु पे, इन दो बिंदुओं पे हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x, जो कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये हमें w बाई p के बराबर मिल रहा है। अब किस पे हमारा मैक्सिमाइजेशन होगा? तो इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पॉपुलर जो तरीका है वो तो कैलकुलस का है, और चूंकि इस कोर्स में हम लोग कैलकुलस का यूज नहीं कर रहे हैं तो उस टेक्निक को हम लोग अवॉइड करेंगे, जो कि एक तरह से अच्छा भी है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझें क्या हो रहा है। हम ये दोनों में देख लें, इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग x1 कह दें और इसको x0 कह दें, है ना। तो यहाँ पे आपका y0 हो गया और यहाँ पे आपका y1 हो गया। जस्ट नामांकन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अगर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है x1 पे हो रहा है,
तो x1 से ज्यादा अगर हम इनपुट लेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो घटना चाहिए, और x1 से कम लेंगे वहां पे तो भी हमारा प्रॉफिट घटना चाहिए, है ना। सो x1 के आसपास अगर कोई भी हम बिंदु ले रहे होते हैं तो हमारा प्रॉफिट घट जाना चाहिए, तभी हम x1 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं। क्या कहना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वहां पे हो रहा है जहां लाभ सबसे ज्यादा है, और x1 से थोड़ा इधर उधर हटने पे हमारा लाभ अगर बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब हम x1 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर रहे थे। सेम यही लॉजिक x0 पे लागू होगा। अगर x0 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है तो इधर के डायरेक्शन में बढ़े या इधर के डायरेक्शन में बढ़े, दोनों केसेस में हमारा प्रॉफिट घटना चाहिए। अगर प्रॉफिट बढ़ जाता है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन x0 पे नहीं हो रहा था, है ना। सो इसको हम समझें। अगर देखिए, अगर इधर आ रहे हैं तो क्या होगा, तो हम दोनों पॉइंट्स पे देखें कैसे प्रोडक्शन फंक्शन और ये आइसो प्रॉफिट लाइन जो कि प्रोडक्शन फंक्शन पे टैंजेंट है, दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं। एट x0 पे क्या हो रहा है वो ध्यान दें। x0 पे हमारा कुछ ऐसा हमारा फंक्शन जा रहा है, और ये हमारा स्लोप जो है आइसो प्रॉफिट लाइन का है, नीचे से है, और हमारा फंक्शन कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हम x0 से जैसे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है सो बढ़ रहा है। x0 पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है W/P के बराबर है, लेकिन x0 से जब हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है W/P से बड़ा हो जाता है। तो अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट W/P से बड़ा हो जाता है, क्यों बड़ा हो जाता है, आप इसको देख सकते हैं कि जैसे इधर अगर जा रहे हैं स्लोप बड़ा हो रहा है। ऐसे भी कह रहे हैं कि यहाँ ये इस तरह का जो जोन है इधर हमारा, यहाँ पे हमारा x0 है और ये जोन 1 में है। जोन 1 में जो पॉइंट x0 आ रहा है वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है ना। हम उस जोन में हैं जहां y x के साथ बढ़ती दर से बढ़ रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, y के बदलने की दर है। तो इसलिए अगर हम x0 से दाहिनी ओर बढ़ जाते हैं तो हमें जितना खर्च होगा और इनपुट बढ़ाने में, उससे ज्यादा हमें आउटपुट, ज्यादा वैल्यू का हमें आउटपुट मिलेगा। सो यहां हमें दाहिनी ओर जाने में हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि x0 पे हमारा प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है। x1 पे क्या होगा ये देखिए। सो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और हम सिर्फ x1 के आसपास का ड्रॉ करें तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। इसका मतलब कि टेंजेंट जो है सो ऊपर से है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि स्लोप जो है सो घट रहा है। आप देखिए स्लोप यहाँ पे घट रहा है। तो अगर MP स्लोप था तो सॉरी, अगर स्लोप W/P था तो W/P से कम हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर दाहिनी ओर जाएंगे तो प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। उसी तरह से अगर हम बाईं ओर भी जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट घटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन x1 पे हो रहा है और x0 पे नहीं हो रहा है। तो दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हमारे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है सो W/P के बराबर होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमें जो आइसो प्रॉफिट लाइन है ये हमें जो प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर से आकर टेंजेंट होना चाहिए। मतलब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे है तो हमारा टेंजेंट ऐसे होना चाहिए, न कि टेंजेंट नीचे की तरफ से होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ से। तो इस केस में नहीं होगा और इस केस में ऑप्टिमाइजेशन होगा।
तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये रहा डिस्कशन ऑन ऑप्टिमाइजेशन पे। अब हम ऑप्टिमाइजेशन से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, हमने कहा था कि हम 3 तरह का मैथ्स करेंगे। एक ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, दूसरा इक्विलिब्रियम या संतुलन करेंगे, और तीसरा हमने कहा था कि हम कंपैरेटिव स्टैटिक्स करेंगे। कंपैरेटिव स्टैटिक्स को हिंदी में कहें तो तुलनात्मक स्थैतिकी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा डायग्राम ऐसा है, फिर से हम बना लें डायग्राम, और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा है और हमारा ऑप्टिमाइजेशन कुछ यहाँ पे हो रहा है, ये x है, ये x0 है, ये y है, तो x0 पे हो रहा है, और तो क्लियरली हमें पता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे W/P के बराबर होगा। लेकिन किसी कारण से कहिए W बढ़ गया, या किसी कारण से P घट गया, या किसी कारण से W या P में बदलाव आया, तो ये x0 को क्या होगा? अगर W के बढ़ने से x0 क्या इस डायरेक्शन में चला जाएगा या x0 घट जाएगा? इस बात को अब हम देखना चाहेंगे। तो हम बेसिक पे जाएंगे, कैसे हमने किया था। हम इसको 2 तरीके से ये तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक हम ग्राफ के माध्यम से करेंगे और दूसरा हम लोग ज्योमेट्री के माध्यम से करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि हमने पहले आइसोप्रॉफिट लाइन हम लोगों ने बना लिया था, है ना, आइसोप्रॉफिट लाइन बना लिया था, और हमने जो है सो ये प्रोडक्शन फंक्शन को भी खींच डाला था, है ना, प्रोडक्शन फंक्शन को भी ड्रॉ कर लिया था, है ना। तो ऐसे हमें मिला था ऑप्टिमल पॉइंट x0। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ग्रीन कलर में ले लें कि अगर W चेंज हो जाएगा तो आइसोप्रॉफिट लाइन में क्या होगा। तो एक बार फिर से याद करें, आइसोप्रॉफिट लाइन हमने लिखा था y इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई p प्लस W डिवाइडेड बाई p मल्टीप्लाइड बाई x। यही तो इक्वेशन था आइसोप्रॉफिट लाइन का। जैसे जैसे हम पाई बदलते हैं वैसे वैसे हमें डिफरेंट आइसोप्रॉफिट लाइन मिलता है। तो अगर किसी कारण से W बदल गया, है ना, हमारा अगर W कहिए बढ़ गया, अभी हम P में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, P को हम जैसे का तैसा ही रखेंगे। हमने कहा ही था पहले कि हमारा एजम्पशन होता है सेटेरिस पारिबस, बाकी हर चीज को फिक्स कर देते हैं, बाकी चीजों को नहीं बदलते हैं, क्योंकि हम समझना चाहेंगे कि सिर्फ W के बदलने से क्या प्रभाव हो रहा है। तो W के बदलने से आपका पाई बाई P तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपका W/P जरूर बदल जाएगा। तो नए आइसोप्रॉफिट लाइन जो है आपको मैं ग्रीन कलर में बनाए देता हूं। ये हो गया और ये हो गया आपका ऐसा। तो यहाँ पे अब टेंजेंसी क्राइटेरिया आपको मिल रही है ना। तो अब जो नया बिंदु मिल गया ये x1 कहिए, जब W बढ़ गया तो कहिए हमारा ऑप्टिमल x घट गया। इस डायग्राम से हमें यही सीखने को मिलता है। हम आगे ये भी देख लेंगे कि P के बदलने से क्या होता है। P के बदलने से हमारा इंटरसेप्ट भी बदल जाएगा और हमारा W/P भी बदल जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं इस केस में क्या होता है। पहले हमारे जो इंटरसेप्ट्स ऐसे ऐसे आ रहे थे, अब जो है सो शिफ्ट कर जाएंगे थोड़ा, और चूंकि P बढ़ रहा है तो फ्लैटर हो जाएंगे, है ना। अब ये वाला जो है सो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हम अगर ध्यान दें, हमारे पास अगर हमारा फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, क्या हो रहा है कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है। अब क्या हो गया है कि हमारे ऑप्टिमल पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है सो W/P के बराबर होना चाहिए। तो चूंकि P के बढ़ने से W/P घट जाएगा तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी घट जाएगा ऑप्टिमल पॉइंट पे। तो हमें दाहिनी ओर मूव कर जाना पड़ेगा। नए बिंदु पे हमें नया
W/P जो होगा वो मार्जिनल प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि अगर W बढ़ता है तो ऑप्टिमल X घट जाता है, उसी तरह से अगर P बढ़ता है तो ऑप्टिमल X बढ़ जाता है। उसके परिणाम स्वरूप चूंकि Y जो है f ऑफ x है तो इसके परिणाम स्वरूप Y भी बढ़ जाता है। तो ये हमें इस ग्राफिकली देखने को मिलता है। सो अभी हम देख रहे हैं कि जब हमारा इनपुट का प्राइस, आगत का मूल्य अगर बढ़ जाता है तो एक उत्पादक, एक फर्म कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो अपने प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ा देता है या अपने उत्पादन को कम कर देता है। इसी संदर्भ में हम आगे और भी देखेंगे कि तब क्या होता है जब उत्पाद जो है ना, फाइनल प्रोडक्ट जो है, आउटपुट का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है तो क्या फर्म इस केस में उत्पादन बढ़ाता है या घटाता है। हम इन चीजों को अभी जस्ट देख चुके हैं, हम वहां आरेख के माध्यम से देखें। बट आरेख बनाने के लिए हमें एक एजम्पशन लेना पड़ता है कि x के साथ y कैसे बदल रहा है। हमने ये एजम्पशन उस आरेख में लिया हुआ है कि x बढ़ने से y तो बढ़ता है, इनपुट बढ़ने से आउटपुट तो बढ़ता है, बट आउटपुट जो है घटती हुई दर से बढ़ता है। लेकिन अगर हम बीजगणित का उपयोग करें तो हमें ऐसा कोई एजम्पशन नहीं लेना पड़ता है। तो ये जो बीजगणित वाला टेक्निक हम देखने जा रहे हैं ये ज़्यादा यूनिवर्सल है, ज़्यादा अच्छी तरह से एप्लीकेबल है। तो हमारा प्रोसेस फिर सेम रहेगा कि एक फर्म है जो उत्पादन में लगा हुआ है, एक इनपुट लेता है और उससे एक आउटपुट मिलता है। हम आगे इसको और एक्सटेंड करेंगे कि हम जहाँ पे इनपुट का नंबर बढ़ा देंगे। इस कोर्स के लिए हम आउटपुट का नंबर नहीं बदलेंगे और हम कहते हैं कि एक यूनिट जो है इनपुट का प्राइस वो W में है और एक यूनिट आउटपुट का प्राइस P में है। तो हम दो लेबल ले लेंगे कि इनिशियली जो है, इनिशियली इसको कह ले, इनिशियली शुरुआत में, इनिशियली, और फाइनली मतलब बाद में। हम कहेंगे कि ये W1 है और फाइनली ये W2 हो गया। जब हम W के बदलने की बात कर रहे हैं सेटेरिस पारिबस आर्गुमेंट से, हम P को फिक्स ही रखेंगे, हम P को नहीं बदलेंगे, सिर्फ W को बदलेंगे W1 से W2। हम ये भी मान लेंगे कि जब इनपुट प्राइस W1 है एंड आउटपुट प्राइस P है तो हमारा ऑप्टिमल इनपुट जो है, इनपुट वो है X1। और चूंकि ऑप्टिमल इनपुट X1 है तो ऑप्टिमल आउटपुट जो हमें मिल रहा होगा Y1 वो हो जाएगा Fx1, है ना। ये इनिशियली शुरुआत वाला ये हुआ। जब बदलने के बाद हमारा इनपुट प्राइस जो है, इनपुट प्राइस जो है वो W2 हो जाता है और हमारा आउटपुट प्राइस जो है वो हमारा P ही रहता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा ऑप्टिमल इनपुट जो है, इनपुट जो है वो X2 हो गया और इसकी वजह से आउटपुट जो है हमारा ये Fx2 हो गया। तो ये हमारे सेटिंग के पैरामीटर्स हैं। अब हम इसी से अध्ययन करेंगे। क्योंकि इनिशियली X1 पे हमें ऑप्टिमल मिल रहा है तो हम लिख सकते हैं कि P Fx1 माइनस Wx1, ये जो है हमारा P Fx2 माइनस W1x2 से ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जब हम प्राइस P ले रहे हैं, आउटपुट का प्राइस P है और इनपुट का प्राइस W1 है, तो हमारा ऑप्टिमल जो है, इसको जब हम मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं x के सापेक्ष में, तो हमें ऑप्टिमल x जो है वो x1 से मिलता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम x1 यूज कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हम x1 की जगह अगर x2 यूज कर रहे हैं, अगर हम x2 यूज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी बदल जाएगा।
हमारा आउटपुट बदल करके fx2 हो जाएगा और यहाँ x2 यूज कर रहे हैं, जबकि प्राइस हमने p और w1 यूज किया। जब प्राइस हमारा वेक्टर p और w1 है तो ऑप्टिमल इनपुट x1 है, तो यहाँ हम ऑप्टिमल इनपुट भी नहीं है और उसकी वजह से हमारा ऑप्टिमल आउटपुट भी नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड से बड़ा या बराबर होगा। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि pfx2 माइनस wx2, यहाँ पे हम प्राइस वेक्टर जो है सो आउटपुट का प्राइस p है और इनपुट का w2 है, और इसमें हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, हमारी मान्यता है कि सबसे अच्छा जो बंडल होगा इनपुट के लिए जो होगा x2 होगा और उससे fx2 मिलेगा। और ये निस्संदेह ही pfx1 माइनस w2 x1 से बड़ा या बराबर होगा। सेम वही लॉजिक है, यहाँ प्राइस वेक्टर p एंड w2 है जबकि इनपुट x1 यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से आउटपुट fx1 मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्टिमल सबसे अच्छा इनपुट x2 है, तो जब हम x2 यूज करेंगे तो निस्संदेह ही हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले वाले को a मान लीजिए, दूसरे वाले को b मान लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने से हमें यहाँ मिल जाएगा pfx1, यहाँ मिल जाएगा pfx2, ये वाला टर्म ले लिया पहले वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म ले लिया, अब दोनों निगेटिव वाले ले लेंगे, w1x1 माइनस w2x2। और चूंकि दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड अपने राइट हैंड साइड से बड़ा है, तो ऑन राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगा pfx2 प्लस pfx1 माइनस पहले है हमारा है w1x2 और बाद में है w2x1। अगर हम अटेंशन पे करें तो pfx1 यहाँ pfx1 से कैंसिल हो जाएगा, pfx2 यहाँ पे pfx2 से कैंसिल हो जाएगा और दोनों साइड दो दो टर्म बचेंगे। अगर सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमें मिल जाएगा w1, अगर ये आ रहा है w1x2 माइनस w1x1, उसके बाद ये हो जाएगा w2x1 माइनस w2x2 और ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको हम लिख ले सकते हैं, अगर हम x2 कॉमन ले लें, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x2 है, अगर x2 कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा w1 माइनस w2। हमने दो टर्म्स यूज कर लिया, एक ये वाला टर्म यूज कर लिया और एक ये वाला टर्म यूज कर लिया। फिर उसी तरह से अब हम लोग जो है x1 कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम x1 कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ मिलता है w2 माइनस w1 और ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे w1 माइनस w2 है, यहाँ पे w2 माइनस w1 है, तो इसको थोड़ा हम रीराइट कर सकते हैं x2 w1 माइनस w2 माइनस x1 w1 माइनस w2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको आगे लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 एंड w1 माइनस w2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। ये हमें कंडीशन मिलता है और ये बड़ा ही यूजफुल कंडीशन है। इससे हम देख सकते हैं कि अगर x2 जो है x1 से बड़ा है ना, तो ये चीज जो है पॉजिटिव हो जाएगी। चूंकि दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 और 0 से बड़ा है, तो ये या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब w1 माइनस w2 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो w1 आपको w2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख लें। क्यों दूसरे तरीके से देखना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि w2 मार्केट में बदल रहा है और उसकी वजह से उत्पादनकर्ता x1 और x2 जो x को बदल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट में क्या हो रहा है और उससे उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कि w1 w2 से बड़ा है। अगर w1 w2 से बड़ा है तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वजह से x2 माइनस x1 जो है वो बड़ा या 0 से बराबर होना चाहिए। और इसका मतलब है कि x2 जो है
x1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर w बढ़ गया तो ऑप्टिमल x घट जाएगा। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यही जानकारी हमने रेखाओं के द्वारा पहले प्राप्त की थी, बट वहां हमारे पास एजम्पशन बहुत ज़्यादा था। यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट कोई एजम्पशन नहीं है और हम यही डिराइव करते हैं कि अगर इनपुट का प्राइस है ना, आगत का मूल्य बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन में कमी लानी पड़ेगी ऑप्टिमल लेवल पे। अच्छा, इसी तरह से अब मैं करूंगा नहीं, आपके लिए मैं छोड़ दूं कि अब अगला आप देख सकते हैं कि प्राइस फैक्टर को ले लीजिए, पी एंड डब्ल्यू अभी भी है। अब डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और पी जो है सो बदल के P1 हो रहा है एंड P2 हो रहा है और यहाँ पे ऑप्टिमल बंडल X1 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्टिमल बंडल X2 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे P बढ़ गया उसी तरह से आपका X भी बढ़ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये चीजों को हमने दो तरीकों से डिराइव कर लिया है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पैरेटिव स्टैटिक्स। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।